हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ तक कर लिया था? हमने चैप्टर 6 तक कर लिया था। चैप्टर 7 मैंने आपको बताया था कि उसको रिपील करके हमने एक अलग से एक्ट बना दिया है जिसका नेम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 8, जो कि है ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, सेक्शन 124 से ये सेक्शन इंडेमनिटी वाला चैप्टर स्टार्ट होता है और इंडेमनिटी का मीनिंग सेक्शन 124 में दिया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस to save the other from the loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called the contract of indemnity। अब देखिए, दो चीजें होंगी, एक इंडेमनिटी और दूसरी गारंटी। ठीक है, जो इंडेमनिटी होती है वहां पे हम प्रॉमिस करते हैं दूसरे को कि अगर प्रॉमिसर की खुद की कंडक्ट की वजह से या किसी और पर्सन की कंडक्ट की वजह से कुछ थर्ड पार्टी को, मतलब प्रॉमिसी को, कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई जो प्रॉमिसर है वो करेगा या कोई पर्सन करेगा, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके एक इलस्ट्रेशन भी पढ़ देती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब यहाँ पे जो ए है, ठीक है, वो बी को इंडेमनिफाई करने की का प्रॉमिस कर रहा है कि अगर कल को मान लीजिए सी ने बी के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल कर दिया 200 रुपए तक का, तो अगर सी ने फाइल किया है तो ए उसको बी को इंडेमनिफाई करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। अब मैं वही पूछ रही हूँ, गारंटी में भी ऐसा ही होता है ना कि एक पर्सन दूसरे की गारंटी लेता है कि इन केस कल को कोई नुकसान हो गया तो वो क्या कहते हैं, वो कमी पेशी जो भी नुकसान होगा मैं भरूंगा। तो अब यहाँ पे गारंटी में हमेशा 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक पार्टी दूसरे के बिहाफ पे गारंटी देती है कि इन केस ये अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा तो मैं आपको उस चीज के कंपनसेशन है, जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जो भी आपका नुकसान होगा, अगर वो नहीं दे रहा तो मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हो सकता है प्रोमिसर के खुद के कंडक्ट की वजह से भी हमें कोई लॉस हो रहा है या कोई हमें पहले से ही पता है कि ये चीज होगी ही होगी, तो वहां पे वो प्रोमिसर एक तरीके से उसको लॉस को कवर अप करने की कोशिश करता है। तो वो चीज यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 3 पार्टीज हो, यहाँ पे कैन भी 2 पार्टीज भी हो सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 125 क्या कहता है? राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। अब जब इंडेमनिटी होल्डर को स्यू किया जाता है तो उसके राइट्स क्या है? द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। अब हमने प्रोमिसी के साथ प्रॉमिस किया था, तो अब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हुए, मतलब अगर उसको कोई नुकसान हो गया तो अपनी अथॉरिटी के अंदर एक्ट करते हुए वो क्या कर सकता है? वो रिकवर कर सकता है। कैसे, क्या क्या रिकवर कर सकता है? ऑल डैमेजेस which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। कोई भी नुकसान, कोई भी डैमेजेस जो कि वो कंपेल कर सकता है प्रोमिसर को कि भाई तुमने इस चीज के रिगार्डिंग मुझे प्रॉमिस किया था, अब ये तुम मुझे पूरा करके दो। ठीक है, वो तो डैमेजेस की बात हो गई। अब क्या क्या ले सकता है ये डैमेजेस? दूसरी चीज क्या ले सकता है? दूसरी चीज ले सकता है कोई भी कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट कौन कौन सी होंगी?
all costs which he may be compelled to pay in any such suit if in bringing or defending it he did not contravene the orders of promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit। अब क्या कह रहा है कि कोई भी कॉस्ट अगर किसी सूट में उसको कंपेल किया जा सकता है, भाई ये कॉस्ट तो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, और उस वो कॉस्ट इसलिए पड़ी है क्योंकि उसने वैसे तो मतलब वो डिलीजेंटली काम कर रहा था फिर भी कॉस्ट पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझ के कुछ नुकसान कर रहा है या जानबूझ के थोड़ा सा नेग्लिजेंट रह रहा है, तो वहां पे जो कॉस्ट उसके अपने बिहेवियर की वजह से पड़ रही है वो नहीं, जो रीजनेबली पढ़नी ही पढ़नी होती है। अगर वो प्रूडेंटली काम कर रहा होता तो वहां पे जो कॉस्ट पड़ी है वो सब उसको पे, वो क्या कहते हैं, ले सकता है सामने वाली पार्टी से। और थर्ड क्या है, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट इफ द कॉम्प्रोमाइज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर्स ऑफ प्रोमिसर and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of contract of indemnity or if the promisor authorized to compromise a suit। कोई भी सम्स जो कि अगर मान लीजिए उसने कोई क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है, उसमें उसको कुछ पे करना पड़ गया, ठीक है, और उसने वो पेमेंट कैसे किया, प्रोमिसर के ऑर्डर्स के हिसाब से की है, जो प्रोमिसर और उसके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से ही उसने उस चीज को फुलफिल किया, देन वो जो भी उसने सम्स पे की हैं वो सब वो प्रोमिसर से ले सकता है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। अब गारंटी का मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं कोई प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा या कोई भी लायबिलिटी है उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज किया जाएगा, किसके द्वारा, एक थर्ड पर्सन के द्वारा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जब तक देखो यहाँ पे दो पार्टीज हैं ए और बी, इनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब बी के बिहाफ पे सी ने गारंटी ली है कि अगर भी कोई गलती करेगा, ठीक है, तो उसकी जो भी नुकसान की भरपाई होगी वो मैं करूंगा। अब यहाँ पे लायबिलिटी इस पे, जब तक इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है इसकी कोई मतलब इसका कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है, ये कोई रोल नहीं प्ले करेगा। एज सुन एज ये डिफॉल्ट कर देता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्जिस्टेंस आ जाएंगी, अदरवाइज जब तक इन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा है इसका कोई रोल नहीं रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, ठीक है, तो जो बंदा गारंटी दे रहा होता है वो कौन होता है, श्योरिटी, और जिसके डिफॉल्ट की बात की जा रही है वो प्रिंसिपल डेटर होता है, और जिसको गारंटी दी जाती है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। अब गारंटी में भी ईदर ऑरल और रिटन, जो गारंटी है वो ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। सेक्शन 127 क्या कहता है, कंसिडरेशन फॉर गारंटी, एनीथिंग डन, देखो कोई भी चाहे गारंटी है वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या चीज चाहिए, कंसिडरेशन। अब ठीक है, गारंटी के लिए कंसिडरेशन क्या होती है, कुछ भी हमने कर दिया, कोई भी प्रॉमिस कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वो क्या होगी, सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। ठीक है, सेक्शन 128 क्या कह रहा है, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव होते हैं, जितनी लायबिलिटी इसकी होगी उतनी ही श्योरिटी की होगी, इससे ज्यादा या कम इसकी लायबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये को एक्सटेंसिव होती है, जितनी जैसे इसकी लायबिलिटी खत्म होती जाएगी वैसे वैसे इसकी लायबिलिटी भी खत्म होती जाएगी।
ठीक है। सेक्शन 129 क्या कह रहा है? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, एक गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। जो कि मान लीजिए हमने ट्रांजैक्शंस की हैं काफी ज्यादा, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें हम गारंटी देते जा रहे हैं, तो वो एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है। सेक्शन 130 क्या कह रहा है? रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब देखिए, जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है हमने उसको रिवोक करना है, तो क्या शुरू से गारंटी रिवोक हो जाएगी या उस सिचुएशन से होगी जिस दिन हमने रिवोक की है? तो जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होती है ना, जो गारंटी हमने ऑलरेडी दे दी, वो हमेशा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होंगी। और कैसे होंगी? बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। हम क्रेडिटर को नोटिस देके हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो गारंटी है उसको रिवोक कर सकते हैं। जो हमने ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस कर ली उसके रिगार्डिंग कोई गारंटी में हेर फेर नहीं होगा। ठीक है। अब सेक्शन 131 क्या कह रहा है? रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अब श्योरिटी की डेथ हो गई तो रेवोकेशन हो जाएगी अपने आप गारंटी की, लेकिन वो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड ही होगी। अगर कोई गारंटी पहले वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए जो श्योरिटी है उसकी खुद की प्रॉपर्टी या खुद के एसेट से हम जो पहले उसने गारंटी दी थी उस चीज को हम कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड ही होगी। ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। फाइन। सेक्शन 132 क्या कह रहा है? लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लाइबल नॉट इफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम, वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। ठीक है, जब दो पर्सन्स की लाइबिलिटी कैसे होगी, और अगर उन्होंने कोई अरेंजमेंट वगैरह की है, आपस में कुछ पहले से फिक्स कर रखा है, तो वो कैसे होगी। और अगर एक से ज्यादा श्योरिटीज हैं, उनमें से अगर एक का डिफॉल्ट हो जाता है श्योरिटी का, बाकी पे कैसे क्या लाइबिलिटी पड़ेगी, वो सबके बारे में क्या कौन बात कर रहा है? वो बात कर रहा है सेक्शन 132। 132 क्या कह रहा है? वेयर टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लायबिलिटी एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल only on the default of other, and third person not being a party to such contract, the liability of each of such two persons to third person under first contract is not affected by the existence of second contract, although such third person may have been aware of its existence। अब जहां पे दो पर्सन्स ने कॉन्टेक्ट किया थर्ड पर्सन के साथ में कि हम कोई एक सर्टन लाइबिलिटी उठाने के लिए तैयार है, और उन्होंने आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम में से लाइबिलिटी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे इसका है, ठीक है, ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ कि अगर कोई भी नुकसान हो गया तो हम दोनों मिलके लायबल होंगे। लेकिन उन्होंने आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम दोनों लायबल कब हम दोनों में से अगर इसकी लायबिलिटी हो गई तो फिर ये अकेला लायबल होगा, और इसकी लायबिलिटी होगी तो ये, इन्होंने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इनके साथ तो किया ही, सी के साथ तो किया ही था, लेकिन उन्होंने आपस में अपने आप में भी लायबल कर दिया। तो अब चाहे इनके बीच में कोई भी इशू हो रहा है, जो इन्होंने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वो अगर उन्होंने कोई गारंटी दी है वो इनको पूरी ही करनी पड़ेगी, चाहे सी को पता है कि इनके बीच में आपस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब भी वो मैटर नहीं करता। जो सी के लिए उन्होंने कोई
कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उन्होंने उनको पूरा करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 133 क्या कह रहा है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब श्योरिटी को तो हमने लायबल तो कर दिया, लेकिन बाद में क्या किया? श्योरिटी की कंसेंट लिए बिना हमने वेरिएशन कर दी कॉन्ट्रैक्ट में। मान लीजिए श्योरिटी ने कहा था कि ए और बी के बीच में अगर 1000 रुपए का लेन देन है, ठीक है, मैं जो अगर 1000 रुपये का लेन देन है उसके लिए मैं गारंटी दे रहा हूं। कल को श्योरिटी को बिना बताए उन्होंने इस लेन देन को 2000 अपने आप ही बना लिया और सी को सोच रखा है कि सी ने तो गारंटी तो दे ही रखी है कि बी ने अगर कोई पैसे पकड़े हैं वो उसके लिए सी देगा ही देगा। ऐसा नहीं है। अगर सी की मर्जी के बिना हमने वेरिएशन कर ली कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर वो वेरिएंस के बाद में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके रिगार्डिंग श्योरिटी लायबल नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 134 क्या कह रहा है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल, वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने मान लीजिए 1000 रुपया लिया है, वो 100 करके देता जा रहा है, मान लीजिए उसने 500 दे दिया, तो अब श्योरिटी की लायबिलिटी सिर्फ 500 तक की ही रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। और इन केस जो डेटर है उसने 100 रुपए करके पूरे के पूरे 1000 रुपये दे दिए तो अब श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। अगर मान लीजिए क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के सारे पैसे माफ भी कर दिए तो अब उसने प्रिंसिपल डेटर को कह दिया कि चलो आपने 1000 रुपए देने थे, मैंने छोड़ा आपको। तो फिर जैसे ही उसने ऐसे कह दिया तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल डेटर को तो छोड़ दिया, श्योरिटी से पैसे लेने पड़े बनेंगे, नहीं। श्योरिटी की लायबिलिटी तब तक बनती है जब तक प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया श्योरिटी भी रिलीज हो गया। या फिर श्योरिटी जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिस्चार्ज कैसे होगा? बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, मान लीजिए उसकी कोई गुड्स पड़ी थी क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर की इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जितना भी उसने क्रेडिट लिया हुआ था, तो अब यहाँ पे क्रेडिटर ने वो बेच दी या उनका नुकसान हो गया उससे क्रेडिटर से, तो अब उसके एक्ट की वजह से उसका पैसा चुकता हो गया ना, एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, तो वहां पे श्योरिटी की भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 135 क्या कह रहा है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। अब यहाँ पे वही एग्जांपल कि अगर प्रिंसिपल डेटर का जो डेट है वो उसको जो क्रेडिटर है वो माफ कर देता है, या फिर कह देता है कि भाई ऐसा करो, और अगर उसने मान लीजिए महीने में देना था, उसने कह दिया कोई बात नहीं आप 6 महीने तक आराम से दे दो, या फिर वो कहता है कि ठीक है आप मुझे पैसे दे देना पर मैं आप ठीक है आप देने का प्रॉमिस कर लो, मैं आपको स्यू नहीं करूंगा। तो फिर यहाँ पे अगर तो ये चीज श्योरिटी की कंसेंट के साथ की जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, अब सेक्शन 136 क्या कह रहा है? श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर is made by the creditor with the third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged। अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन क्या थी, ए और बी के बीच में, ये क्रेडिटर है ये प्रिंसिपल डेटर है और यहाँ पे सी है वो इनका श्योरिटी है। अब यहाँ पे ए जाके डी को क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि उसका हाथ काफी तंग चल रहा है तो मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है,
उन्होंने डी को कहा है, बी को ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस ऐसी अगर थर्ड पर्सन के साथ कोई कन्वर्सेशन हुई है तो उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसने अभी प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज नहीं किया है। ठीक है। सेक्शन 137 क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। मेयर फॉरबियरेंस ऑन द, अगर ऐसा है कि उसने जो क्रेडिटर है उसने प्रिंसिपल डेटर को कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, बस वो अभी स्यू कर नहीं रहा। ठीक है, वो अपने आप को रोक रहा है कि चलो किसी बंदे का क्यों नुकसान कराना। तो अगर क्रेडिटर ने स्यू नहीं किया तो यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। सेक्शन 138 क्या कहता है? रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। Where there are co-sureties and release by the creditor of one of them does not discharge the others, neither does it free the surety so released from his responsibility to others. अब यहाँ पे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे हमने श्योरिटीज कई लिए हुए हैं, सी डी ई, कई लिए हुए हैं, उसमें से ए ने सी को माफ कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये भी डिस्चार्ज हो गए, नहीं ये नहीं हुए। और इनमें से ये ऐसा नहीं है कि अगर इसने इनको कर दिया तो इसकी लायबिलिटी इनके प्रति तो अभी भी है, तो ये इसको कंपेल कर सकते हैं कि इक्वल में दो, इस इनकी आपस में जो लायबिलिटीज है वो डिस्चार्ज नहीं होती है। ठीक है। सेक्शन 139 क्या कह रहा है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अगर जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी के राइट्स के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट करता है या फिर कोई ऐसी ड्यूटी को ओमिट करता है कि जो उसने करनी है, ठीक है, या जो भी श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी है ना प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो इम्पेयर हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 140 जो बात कर रहा है राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने बात कर ली कि भाई श्योरिटीज की क्या लायबिलिटीज है। अब श्योरिटी के राइट्स हैं, ठीक है, उसको पे करना पड़ गया, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे उसको पे करना पड़ गया। अब क्या श्योरिटी फिर प्रिंसिपल डेटर से कुछ ले सकता है? तो वहां पे अब बात कर रहे हैं कि अगर उसने पेमेंट कर दी थी, ठीक है, तो फिर वो अगर उसने पेमेंट कर दी तो फिर वो क्या करेगा? वो उसके सेम राइट्स हो जाएंगे जो कि क्रेडिटर के थे। पहले जैसे क्रेडिटर उसको स्यू कर सकता था प्रिंसिपल डेटर को, वैसे ही अब अगर श्योरिटी ने ए को तो पैसे वगैरह दे दिए, अब बी से उसने पैसे तो फिर भी लेने बनते हैं ना, पैसे तो उसने उसके बिहाफ पे दिए हैं। तो अब जो भी क्रेडिटर के राइट्स प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट है, अब वही जगह श्योरिटी की बन जाएगी। अब श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से वैसे ही पैसे वगैरह कवर अप कर सकते हैं। सेक्शन 141 क्या कह रहा है? श्योरिटीज राइट्स टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर श्योरिटीज सिक्योरिटीज। अब मान लीजिए, ठीक है, जो अब ए ने बी को कोई क्रेडिट दिया था, सी इसमें श्योरिटी है, सी श्योरिटी है, ठीक है, लेकिन ए ने पैसे देने से पहले उसको तसल्ली नहीं हो रही थी, उसने क्या किया? बी से ना कोई एक प्रॉपर्टी भी मान लीजिए उसने उसको मॉर्टगेज पे ले ली थी, प्रॉपर्टी के कागज वगैरह रख दो, कुछ भी है अगर, या प्रॉमिसरी नोट भरवा लिया था, कुछ भी ऐसा कर लिया था। अब उसने एक तरीके से श्योरिटी ले ली, ठीक है, सिक्योरिटी है उसके पास, क्रेडिटर के पास। तो अब अगर यहाँ पे सी ने बी के बिहाफ पे सारी पेमेंट कवर कर दी, तो कल को जब, क्योंकि सी के अब सारे राइट्स इसके वाले हैं, इसके वाले,
तो ये इसके पास अगर कोई सिक्योरिटी पड़ी है बी के अगेंस्ट, वो अब इसको सारी सी को देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा भी मेरे तो पैसे दे दिए गए हैं तो भाई बात खत्म। तो अगर वो श्योरिटी की कंसेंट के बिना ऐसी सिक्योरिटी को अपने आप से अलग करता है तो फिर जितनी वैल्यू के लिए, वैल्यू की ये प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए इसने इसके 1 लाख रुपए देने थे, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 70,000 थी, तो अब यहाँ पे 70,000 अगर इसकी मर्जी के बिना उसने इसको कागज वापस दे दिए, तो अब यहाँ पे जो श्योरिटी है वो 70,000 से डिस्चार्ज हो गया। अब उसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 30,000 की बन जाएगी। ठीक है, अगर सेक्शन 1.42 क्या कह रहा है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। अगर जो श्योरिटी से हमने गारंटी ली है वो मिसरिप्रेजेंटेशन करके ली है, वो इनवैलिड होती है। ठीक है, तो ऐसी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं होती। कल को श्योरिटी कह सकता है कि भाई मुझसे तो ये फैक्ट्स छुपा के मुझसे श्योरिटी दिलवाई गई थी, इसलिए मैं इससे लायबल नहीं हूं। ठीक है, सेक्शन 143 क्या कह रहा है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। अब यहाँ पे भी अगर मटेरियल सर्कमस्टांसेस जो कि बताने जरूरी थे, ठीक है, वो क्रेडिटर ने जानबूझ के श्योरिटी को नहीं बताए, उनको छुपाया गया है, तो वहां पे वो गारंटी इनवैलिड होती है। और सेक्शन 144 क्या कह रहा है, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अनटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मान लीजिए सी यहाँ पे यही एग्जांपल में कह रहा है कि ठीक है मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ऐसा कीजिए डी को भी साथ में कह दीजिए कि वो भी गारंटी दे, तभी मैं इस चीज में गारंटी दे पाऊंगा। तो जब तक डी इस चीज को ज्वाइन नहीं करता एज अ श्योरिटी, तब तक सी की गारंटी भी वैलिड नहीं होगी, अगर उसने खुद ये चीज का प्रॉमिस किया था। ठीक है, शर्त रखी थी। अब सेक्शन 145 क्या कह रहा है, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी in every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he had rightfully paid under the guarantee, but no sums which he has paid wrongfully। अब यहाँ पे वही indemnify वाला सिस्टम आ गया कि अब प्रॉमिसर क्या कहता है, प्रॉमिसर क्या कह रहा है कि अगर मेरे कंडक्ट की वजह से आपको कोई नुकसान हुए, गारंटी को अब उसके कंडक्ट की वजह से पे करना पड़ गया श्योरिटी को, तो अब यहाँ पे जो प्रॉमिसर है वो श्योरिटी को इंडेमनिफाई करेगा, जितना भी उसने पैसा भरा है राइटफुली वो उसको श्योरिटी को वापस देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 146 क्या कह रहा है, को श्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अगर एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा श्योरिटीज हैं, ठीक है, ये श्योरिटीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लायबिलिटी कैसे होगी, अगर दो या दो से ज्यादा बंदे एक सेम डेट के लिए को श्योरिटीज हैं, ठीक है, और चाहे उनको नॉलेज है, मान लीजिए सेम ट्रांजैक्शन में अगर वो को श्योरिटी बने हैं, चाहे उनको नॉलेज है एक दूसरे के श्योरिटी होने की या नहीं, अगर उनमें ऐसा कुछ है कि उनमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि कितना पोर्शन किसने देना है, तब उनकी लायबिलिटी इक्वल होगी अनपेड सेलर की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए का डेट है मान लीजिए, तो यहाँ पे सबकी लायबिलिटी 25-25 रुपए की होगी। ठीक है, अगर तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। अब सेक्शन 147 क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। को श्योरिटीज हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया कि
मैं तो सिर्फ 30% के लिए लायबल हूँ। अब इसको लगा जो भी क्रेडिटर है कि भाई 30% ही आएगा, तो उसने बी को भी मना लिया, ये भी कहता 30%, सी और सी को कहा, फिर कहता भी अभी तो 40% रह गया, सी कहता मैं तो सिर्फ 20% दे सकता हूँ। अब यहाँ पे बी क्या कह रहा है, डी के पास आ गया, वो कहता मैं भी 20% दे सकता हूँ। तो यहाँ पे चार बंदों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे ए 30 देगा, बी 30 देगा, सी 20 देगा, डी 20 देगा। जितना जितना उनका रिस्पेक्टिव शेयर है, उन्होंने खुद जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उतना ही सम देंगे, उसके प्रोपोर्शन में उतना ही सम देंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 8 था वो कंप्लीट हो गया इंडेमनिटी एंड गारंटी का। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो है बेलमेंट के रिगार्डिंग।